नवलकांत सिन्हा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। यूपी की राजनीति पर काफी अच्छी नजर रखते हैं और काफी व्यंग्यात्मक शैली में भी तमाम बातें रखते हैं। नवलकांत सिन्हा जी, क्योंकि आपका बहुत स्वागत है। अगर देखा जाए, पंकज चौधरी जिसे कहा जाता है कि राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं, और इसके अलावा धर्मपाल लोधी का नाम भी बहुत ज्यादा चल रहा था, वो भी राजनाथ सिंह के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राजनाथ सिंह इस बार यूपी में बहुत एक्टिव होकर तमाम नामों को आगे रखा, और क्या ये पसंद जो केंद्रीय नेतृत्व को दी गई, ये राजनाथ सिंह के माध्यम से दी गई है? देखिए, यहाँ केवल राजनाथ सिंह की बात नहीं है। बात यह है कि जो यूपी में बीजेपी को पावर मिली हुई है, उस पावर को बैलेंस करने की भी जरूरत थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है और उनकी कार्यशैली जो है वो आगे बढ़ के और नेतृत्व करने वाली जो क्षमता है उनकी, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है पार्टी में भी थोड़ा सा असंतोष हो जाता है किन्हीं चीजों को लेकर के, और वो असंतोष बैलेंस रहे, जो पावर सेंटर है वो बैलेंस रहे बीजेपी के इंटरनल। और दूसरी बात ये कि चयन की जो आप जहां से बात शुरू की, तो थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे जो 3 फार्मूले बीजेपी ने मोटे मोटे रखे थे, एक ये जिसकी आपने बात की कि ये इनको ही क्यों चुना जा रहा है, तो वही चीज थी कि जो ये माना जा रहा था कि एक जो मैसेज है कि एक ठाकुरों की सरकार है यूपी में, तो ब्राह्मण तबका नाराज है, तो एक ब्राह्मणों को बैलेंस करना था कि हो सकता है कि ये प्रयास किए गए कि ब्राह्मण जो है वो अध्यक्ष हो सकता है। दूसरा फार्मूला था कि कोई दलित अध्यक्ष लाया जाए, और तीसरा फार्मूला था कि किसी पिछड़े को अध्यक्ष बना जाए। पीडीए का जो आप जिक्र कर रहे थे, दरअसल ये जो नाम तय हुआ है उसके पीछे भी समाजवादी पार्टी और उसकी पीडीए पॉलिटिक्स है। आप देखिए ना कि जो लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने ढेर सारी सीटें जीती थी, जिसमें से 7 सीटें कुर्मी सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी के। तो बीजेपी को लगा एक बड़ा वोट बैंक, यानी पिछड़ों में यादवों के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो कुर्मियों का है, और 7 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलना ये दर्शाता है कि ये जो कुर्मी वोट बैंक है, वो चाहे संविधान संशोधन की बात हो, चाहे ये माना जाता हो कि अगलों का बीजेपी ज्यादा समर्थन करती है, उस वजह से ये हुआ होगा चमत्कार। तो बीजेपी को सामने दिख रहा है आने वाला विधानसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल नवलकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अग्नि परीक्षा तो पंकज चौधरी के सामने भी होगी, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनका बयान आया था कि 2.5 लाख वोटों से वो कम जीतेंगे, लेकिन उनकी जीत का आंकड़ा भी 35,000 पर आकर टिक गया था। तो कुर्मी वोट बैंक को साधे रखना उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही बीजेपी पर तंज कसा है, वहीं दूसरी ओर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है बीजेपी में कोई भी चुनाव संविधान के तहत होता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का चुनाव, उसके अध्यक्ष का चुनाव बीरबल की खिचड़ी बन चुका है। वर्षों हो गए सुनते सुनते कि अब अध्यक्ष बनने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा तो कहा जाता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं है, टकराव है। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा तो कहा जाता है कि केंद्र या केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में टकराव है। अब सुनने में आ रहा है कि पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री से शायद उनके संबंध अच्छे नहीं बताए जाते हैं, उनको शायद अध्यक्ष बनाया जा रहा है। तो क्या सचमुच में केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में कोई टकराव है, मुख्यमंत्री में कोई टकराव है? ये प्रदेश अध्यक्ष भी जो बनेंगे मोहरा बनेंगे, जो ओबीसी का मोहरा मुझे लगता है जहां तक होंगे, और लोगों का वोट जोड़ने के लिए होंगे। लेकिन मुझे लगता है धरातल में अब वो नहीं हो पाएगा। धरातल में लोग चाहे पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हों, वो एकजुट होकर के अब समाजवादी पार्टी की तरफ उनका रुख बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग रूम में बैठ करके अध्यक्ष भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी तय कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ एक चुनाव की पद्धति है। उस पद्धति से चुनाव की प्रक्रिया, पहले नामांकन होगा, फिर नामांकन पत्रों की जांच होगी, और जांच के उपरांत फिर निर्वाचन के संबंध में जो घोषणा की प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया है, आवश्यकता पड़ने पर उस दृष्टि से आगे बढ़े। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अपनी तैयारी है। हालांकि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही। योगेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। योगेश जी, सवाल यहां पर यही बनता है कि
क्या बीजेपी कुर्मी वोट बैंक को वापस ला पाएगी पंकज चौधरी के माध्यम से? क्या पंकज चौधरी उस वोट को वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे? और दूसरा, क्या सहयोगी दल अपना दल एस के लिए भी बीजेपी एक संदेश दे रही है 2024 के चुनाव के बाद? क्योंकि तमाम जो कुर्मी बाहुल्य सीटें थी वो बीजेपी हार गई थी चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में, और खुद पंकज चौधरी का जो अंतर था वो 35,000 पर आकर सिमट गया था। जी, आप ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की पॉलिटिक्स को लेकर के पूरी तरह कंफ्यूज दिखती है, और जिस तरह उन्होंने अध्यक्ष का नाम सामने रखा है उस तरह लगता है कि उनका कंफ्यूजन निरंतर बढ़ रहा है। एक तरफ उसने ओबीसी की पॉलिटिक्स को पूरे उत्तर प्रदेश में सबलेट कर रखा है, राजभर को राजभर की पॉलिटिक्स दे रखा है, यानी उनके समान जो दूसरी जातियां हैं, निषाद को निषाद की पॉलिटिक्स दे रखा है, कुर्मी को कुर्मी की पॉलिटिक्स अनुप्रिया पटेल को दे रखा, और फिर अपने कुर्मी लीडर वो क्रिएट कर रहे हैं और कुर्मी को ही प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को, पंकज जी बहुत बार चुनाव जीते पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सब लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने वाले वो नेता हैं, लेकिन पंकज चौधरी जी का कोई अपना सांगठनिक अनुभव नहीं है। दूसरा कि आप जिस पंकज चौधरी को आज कुर्मी लीडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पंकज चौधरी को क्या आपने उत्तर प्रदेश में दूसरे जिलों में, दूसरी जगहों पर, दूसरे इलाकों में कभी कोई प्रोजेक्शन किया है क्या? महाराजगंज से बाहर आपने कुछ दिया है क्या उन्हें? तो जब महाराजगंज से बाहर नहीं दिया तो दूसरे कुर्मी कैसे मानेंगे? और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, उत्तर प्रदेश में कभी भी कुर्मी का एक नेता हो ही नहीं सकता। यहाँ कुर्मियों की 3 बेल्ट है, एक बेल्ट है बाराबंकी से बहराइच। समाजवादी पार्टी में एक बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे बेनी प्रसाद वर्मा जी, और मुलायम सिंह के नेक्स्ट टू मुलायम सिंह माने जाते थे, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा भी बहराइच से बाराबंकी तक के ही कुर्मी लीडर थे। दूसरी बेल्ट आती है बनारस से शुरू होकर फतेहपुर तक आती है दूसरी बेल्ट। 2, 3 नहीं, मैं 4 बेल्ट की बात करूंगा, 3 मैं गलत बोल गया। तो दूसरी बेल्ट जो आती है, इसके लीडर हुआ करते थे सोनेलाल पटेल जी इस पूरे इलाके के। तीसरी बेल्ट आती है वो है बुंदेलखंड की, और चौथी बेल्ट आती है जो बरेली पीलीभीत इलाके की है, जहां संतोष गंगवार लीडर हुआ करते थे। और ये 4 बेल्ट के 4 अलग अलग लीडर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कैसे समझ रही है कि किसी एक आदमी को कुर्मी लीडर बना करके और वो पूरे चारों इलाके में एस्टेब्लिश कर लेगी, कुर्मी वोट अपने हाथ ले लेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये समझ, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के एक गलत समझ है, इसे उसे ठीक करना चाहिए। दूसरा क्या है कि पंकज चौधरी, आपने पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में कोई स्पेस नहीं दी, कोई मीटिंग नहीं कराई, अचानक आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनको संगठन का कोई अनुभव नहीं है, निसंदेह वो एक ईमानदार नेता है, इतने साल रहने के बाद भी उन पर कोई आरोप नहीं है, पार्टी के ओरिजिनल लोगों में है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं और ओबीसी और फॉरवर्ड दोनों पॉलिटिक्स आप गोरखपुर से खेलते हैं, तो देखिए योगेश जी, ये तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि आखिरकार गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री और उसके साथ में प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आ रहा है। ये बात तो किसी के समझ में नहीं आ रही है।